जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडल सेट नंबर 4 की ओर हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट एस लोपेज लोपेज ऑप्शन नंबर 4। इसके बारे में कुछ समझिए। रॉबर्ट एस लोपेज इटावली अमेरिकी इतिहासकार थे। रॉबर्ट एस लोपेज जो थे इटावली अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने ही मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। पशुपालन निर्भर अर्थव्यवस्था खालिस्तान में महत्वपूर्ण थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। खानाबदोशी और किसानों के बीच विनिमय और राजनीतिक बातचीत के कुछ प्रतिरूप निर्धारित करने के लिए, यानी खानाबदोशी और किसानों के बीच में वस्तु का लेन देन और राजनीतिक रूपरेखा में इनके प्रतिरूप निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। तथाकथित ब्लैक डेथ किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1347 से 1350 ईस्वी। याद रखिए, तथाकथित ब्लैक डेथ जो है 1347 से 1350 ईस्वी के बीच में हुई थी। यह एक प्लेग महामारी थी। प्लेग महामारी थी जिससे कि लगभग 200 मिलियन लोगों की यूरेशिया, यूरोप और अफ्रीका में मृत्यु हो गई थी। ब्लैक डेथ की उत्पत्ति यह विवादित ही है, लेकिन इसका टाइमलाइन आप याद रखें 1347 से 1350 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण किससे संबंध रखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चार्ल मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण था। इसके बारे में समझिए। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण चार्ल मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण था। इतनी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। निकोली मैकियावेली ने द प्रिंस के लिए लिखी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मेडिसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। निकोली मैकियावेली ने द प्रिंस मेडिसी के लिए लिखी थी। मैकियावेली इटली का एक राजनैतिक, दार्शनिक, कवि, संगीतज्ञ तथा नाटककार था। तो मैकियावेली के बारे में इतना याद रखिए, वह इटली से संबंधित थे। वह राजनैतिक, दार्शनिक, कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और नाटककार भी थे। इसकी रचना द प्रिंस को व्यवहारिक राजनीति के महान ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। मैकियावेली ने द डिस्कोर्स और द हिस्ट्री की भी रचना की है। आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। मैकियावेली ने द डिस्कोर्स और द हिस्ट्री की भी रचना की है। इसकी एक अन्य रचना द आर्ट ऑफ वार है, जो युद्ध कौशल पर आधारित है। तो इतना ध्यान रखें कि मैकियावेली की रचना द प्रिंस भी है और द डिस्कोर्स, द हिस्ट्री, और एक और रचना है द आर्ट ऑफ वार, जो युद्ध कौशल पर आधारित है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। 12वीं शताब्दी में पुनर्जागरण में क्या हुआ था? 12वीं शताब्दी पुनर्जागरण में क्या हुआ था? इसका सही जवाब होगा अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति, कस्बों का उदय और सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी और विश्वविद्यालय का उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। इसके बारे में समझिए। 12वीं शताब्दी में पुनर्जागरण में अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति हुई थी। जो शुरुआत में जैसी स्थिति वैसी स्थिति फिर से प्राप्त हो गई। कस्बों का उदय हुआ था। सामंती यूरोप में शहरी व्यवस्था फिर से जागृत हुई थी और विश्वविद्यालय का उदय हुआ था। इतनी सारी बातें आप इन पुनर्जागरण से संबंधित रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। सामंतवाद में एक शिखर तक पहुंच गया था। सामंतवाद किस शताब्दी में एक शिखर तक पहुंचने, उस चरम सीमा पर यानी विकास हुआ था? इसका सही जवाब होगा 12वीं और 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सामंतवाद 12वीं और 13वीं शताब्दी तक शिखर पर पहुंच गया था। शिखर पर पहुंचने का मतलब है कि सामंतवाद बहुत हद तक विकास किया था। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। सामंतवाद ने खुद को खालिस्तान में समेकित किया है। इसका सही जवाब होगा कैरोलिंगियन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 का इसके बारे में समझिए कि सामंतवाद ने खुद को कैरोलिंगियन साम्राज्य में समेकित किया। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण चार्ल मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण था। इसका प्रश्न पहले भी आपने देखा था। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। प्रारंभिक इस्लाम किसके खिलाफ थे? इसका सही जवाब हुआ सूदखोरी। सूदखोरी आप समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सूदखोरी के खिलाफ थे। प्रारंभिक इस्लाम सूदखोरी के खिलाफ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध, व्यापार और व्यापारी को सही मानते थे। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई रखें। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। रोलैंड का गीत सॉन्ग ऑफ रोलैंड होना चाहिए, खालिस्तान है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C3, ऑप्शन नंबर 3 4। चार्ल्स मैग्ने के समय ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चार्ल्स मैग्ने के समय एक महाकाव्य कविता और 778 में रोंसे बॉक्स पास की लड़ाई पर आधारित एक महाकाव्य कविता दोनों हैं। तो इतनी सारी बातें आप इसे जुड़ी हुई ध्यान में रखें। इतना बात ध्यान रखिए कि रोलैंड का गीत जो है सॉन्ग ऑफ रोनाल्ड चार्ल्स मैग्ने के समय का एक महाकाव्य कविता और 778 ईस्वी में रोंसे बॉक्स पास की लड़ाई पर आधारित एक महाकाव्य कविता है। तो इतनी सारी बातें आप इनसे जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। खाली स्थान 12वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवी थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 थॉमस एक्विनॉस और विलियम ऑफ ऑकहम। इसके बारे में याद रखिए कि थॉमस एक्विनॉस और विलियम ऑफ ऑकहम 12वीं शताब्दी के यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवी थे। थॉमस एक्विनॉस एक इतालवी दार्शनिक थे, जबकि विलियम ऑफ ऑकहम एक अंग्रेजी दार्शनिक थे। तो इतना याद रखें। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। 15वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में इसमें से क्या सच नहीं है। अब ऑप्शन देखिए। इसमें यूरोप में अंधेरे युग के बाद पुनर्जागरण आया था, यह सत्य है। पुनर्जागरण विरोधी श्रेणीवाद द्वारा चिन्हित किया गया था, यही गलत है। यानी पूछा गया है कौन सा सच नहीं है, तो यही पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। पोजियो ब्रोशियोलिनी एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यह तो सही है। पेट्रॉक पहले मानवतावादी थे, यह भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। वाणिज्यिक क्रांति काफ़ी हद तक खालिस्तान में हुई थी। इसका सही जवाब होगा इटली में। वाणिज्यिक क्रांति इटली में हुई थी। इतना ध्यान रखें इसके बारे में। वाणिज्यिक क्रांति काफ़ी हद तक इटली में हुई थी। 1200 ईस्वी में 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में यूरोप में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले व्यापारिक मेलों ने यूरोपीय व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस समय इटली के नगर जो थे वेनिस, पीसा, जिनेवा आदि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो इतना ध्यान रखिएगा, इस इटली से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। कौन से विद्वान ने 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक आंतरिक एशियाई खानाबदोशों को विश्व इतिहास में के कैद में रखा था। इसका सही जवाब होगा विलियम मैकनील। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका सही जवाब विलियम मैकनील होगा। इसके बारे में कुछ समझिए। विलियम एच मैगलिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे, जिन्होंने 1000 से 1500 ईस्वी तक आंतरिक एशियाई खानाबदोशों को विश्व इतिहास के केंद्र में रखा था। और अगला प्रश्न रोमन डी ला रोज खालिस्तान है। इसका सही जवाब यह ऑप्शन 1 सही होगा। इसका 1230 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच में लिखी गई और यह गुइलाम डी लॉरिस जीन डी मैन द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। 11वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर नियंत्रण किया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर पहुंचने से पश्चिमी रोम और विजेंटियम के व्यापारी को रोका था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में समझिए कि 11वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों तक पहुंचने से पश्चिमी रोम और बीजान्टियम के व्यापारियों को रोका था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। कैरोंगलियन पुनर्जागरण के बारे में क्या सच नहीं है। यह सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 17 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसने अरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त कर लिया था। यह सच नहीं है। बाकी सारी बातें सच हैं कि इन्होंने मध्ययुगीन कला की शुरुआत देखी थी, यह सही है। इसने लैटिन लिपि में सुधार किया था, यह भी सही है। इसने दलदल और कीच कादा को साफ किया और खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की, यह भी सही है। लेकिन अरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त किया, यह सही नहीं है। तो यानी इसका सही जवाब नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। खालिस्तान ने सामंतीवाद पर का आधार रखा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चार्ल मैग्ने
चार्ल्स मैग्ने ने सामंतवाद को आधार रखा था। कैरोलिनियन साम्राज्य में सामंतवाद ने खुद को समेकित किया था, जैसा आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में देखा था। कैरोलिनियन पुनर्जागरण चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण था, तो इतना ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। खालिस्तान लेखक थे जिन्होंने सामंती युग के दौरान कृषि उत्पादकता पर लिखा था। इसका सही जवाब होगा जॉर्जस दुबे लीन हंट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। जॉर्जस दुबे और लीन हंट लिखा हुआ हैट होगा, लेखक थे। इन्होंने सामंती युग के दौरान कृषि उत्पादकता पर लिखा था। लीन हैट पनामा सिटी के लेखक थे। इन्होंने यूरोप के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में लिखा था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी? कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। जेफरी चौसर एक अंग्रेज कवि थे और लेखक भी थे। इनके साथ ही अंग्रेजी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। द कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर की एक प्रसिद्ध रचना है। जॉन ड्राइटन ने इन्हें अंग्रेजी कविता का जनक भी कहा है। तो इतनी सारी बातें इन प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 21 की ओर है। बुलियनवाद खालिस्तान था। बुलियनवाद प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 2 इसके बारे में कुछ विस्तार से समझिए। बुलियनवाद एक विस्तार से समझना कि वो व्यापारिकता का यानी जो इनिशियल ट्रेड था उसका एक पार्ट था। बुलियनवाद प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। दांते ने खालिस्तान लिखा था। दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। दांते एलिगियरी ने महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी लिखे जाने में इनकी प्रेरक शक्ति बियाट्रिस थी। ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब होगा डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। खालिस्तान ने द आर्ट ऑफ द कोर्टियर लिखी। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा बाल्डेसरे कैस्टिग्लियोनी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में कुछ समझिए। बाल्डेसरे कैस्टिग्लियोनी ने आर्ट ऑफ द कोर्टियर लिखी थी, इतना ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। किसे ईसाई मानववादी कहा जाता था? इरास्मस को ईसाई मानवतावादी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इरास्मस को ईसाई मानववादी कहा जाता था। ये डच मूल के धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। इन्होंने ही पुनर्जागरण युग के सबसे महान और प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। इनका महत्व जो है चर्च सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके संघर्षों में निहित है। इतना आप इनसे जुड़े हुए ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। खालिस्तान एक लेखक हैं जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा है। इसका सही जवाब होगा पीटर वर्क, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। इसके बारे में समझिए। ब्रिटिश इतिहासकार पीटर वर्क ने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बहुत विस्तार से चर्चा किया है। तो इन पीटर वर्क का नाम आप इस पूरे यूरोपीय पुनर्जागरण से जोड़ के रखेंगे। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। यूरोपीय राज्यों द्वारा संरक्षणवाद का अभ्यास क्यों किया जाता था? इसका सही जवाब होगा घरेलू विनिर्माण उद्योगों की रक्षा और प्रचार करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में समझिए। घरेलू विनिर्माण उद्योग की रक्षा और प्रचार करने के लिए यूरोपीय राजमार्ग द्वारा संरक्षण को अपनाया गया था। तो इतनी सारी बातें इन प्रश्न से जुड़ी हुई रखें। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। टाइको ब्राहे और कोपरनिकस खालिस्तान के अग्रदूत थे। यह गैलीलियो के अग्रदूत यानी ऑप्शन नंबर टाइको ब्राहे और कोपरनिकस गैलीलियो के अग्रदूत थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। टाइको ब्राहे और कोपरनिकस गैलीलियो के अग्रदूत थे। 1473 ईस्वी में पोलैंड में जन्मे कोपरनिकस एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इसने अरस्तु टॉलेमी के पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड की व्यवस्था की अवधारणा को प्रस्तुत भी किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, गैलीलियो गैलीली एक इटावली खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे और भौतिक विज्ञानी भी थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय परीक्षण किया और चंद्रमा पर क्रेटरों के पहाड़ों की खोज की। बृहस्पति के 4 उपग्रहों को दूरबीन के उपयोग से पता भी लगाया था। तो इतनी सारी बातें इनसे जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 29 की ओर है।
शुरुआती आधुनिक यूरोप में इतिहास के इंजन के रूप में शहरों का सिद्धांत खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही जवाब होगा फर्नांड ब्रूडेल, ऑप्शन नंबर 1। इसके बारे में समझिए। फर्नांड ब्रूडेल ने शुरुआती आधुनिक यूरोप के इतिहास के इंजन के रूप में शहरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। जॉन शेल्डन ने खाली स्थान की वकालत की थी? इसका सही जवाब होगा समुद्री बंद, ऑप्शन नंबर 1। इसके बारे में समझिए कि जॉन शेल्डन एक अंग्रेजी विधिवेता यानी कानून जानने वाले और संविधान एवं यहूदी कानून के विद्वान थे। इन्होंने ही समुद्री बंद की वकालत की थी। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। दूसरा दासत्व कहाँ हुआ था, यानी कि खालिस्तान में हुआ था? इसका सही जवाब होगा पोलैंड। स्लैवरी जो है वह कहाँ लागू हुआ था? पोलैंड में। इसके बारे में समझिए। दूसरा दासत्व जो है पोलैंड में हुआ, आपको याद हो गया होगा। पोलैंड में दासता 17वीं शताब्दी में किसानों और कुलीन वर्ग के बीच संबंधों का प्रमुख रूप बन गया था। अगला प्रश्न 32। पेट्रॉक ने खालिस्तान को पत्र लिखे थे? लौरा को पत्र लिखे थे? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। पेट्रॉक ने लौरा को पत्र लिखे थे। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। ग्रोटियस ने, ध्यान दीजिएगा, ह्यूगो ग्रोटियस ने, आपके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन तो सभी ऑप्शंस के सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बारे में समझिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, क्योंकि सभी विकल्प वेस्टफेलियन राजनीतिक मॉडल को पहले से देखा था, आधुनिक राज्य प्रणाली के सिद्धांत को स्थापित किया था, समुद्र की स्वतंत्रता की वकालत की थी। तो ऑप्शन नंबर 33 का 1 ही सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। इटावली पुनर्जागरण के बारे में क्या सत्य नहीं है? इस तरह के प्रश्नों को बखूबी देखिएगा। यह ग्रीक क्लासिक को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक तीव्र थ्रस्ट द्वारा चिन्हित किया गया था, यह सही है। यह अरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त करना चाहता था, यह भी सही है। इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया, यह गलत है। यह शास्त्रीय कला के लिए एक पसंद द्वारा चिन्हित किया गया था, यह भी सही है। लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। व्यापारिकता के खालिस्तान के एक पक्ष में एक सिद्धांत था। व्यापारिकता या किसके, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रों के बीच में धन के लिए संघर्ष, यह तो सही है। संरक्षणवाद, यह भी सही है। और युद्ध की समान स्थिति, यह भी सही, यानी इसका सही एक वाला ऑप्शन ये सही होगा। व्यापारिकता राष्ट्रों के बीच धन के लिए संघर्ष था, संरक्षणवाद के लिए समर्थित था और युद्ध के समान स्थिति के पक्ष में एक सिद्धांत था। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। व्यापारिकता में क्या पदोन्नत किया गया? व्यापारिकता में आर्थिक राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरकारी विनियमन दोनों, यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा व्यापारिक सिद्धांत ने। अगर व्यापारिक सिद्धांत सही है तो राष्ट्रीय व्यापार अपने आप बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। शहरी क्रांति बड़े पैमाने पर खालिस्तान में हुई थी। मध्य यूरोप में शहरी क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। फ्रांसिस बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया? यह सही जवाब होगा शिल्प परंपरा का अंत किया था, शिल्प परंपरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। रूसी क्रूसियन प्रबोधन खालिस्तान में हुआ था, मध्य यूरोप में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ थी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। फिर से प्रश्न समझिए। अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ थी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था? इंग्लैंड में पूंजीवादी कृषि का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। खालिस्तान 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड। इंग्लैंड 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति थी, यह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। 17वीं शताब्दी में खालिस्तान
में विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था? एम्स्टर्डम ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, एम्स्टर्डम। वर्तमान में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो 17वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था। एम्स्टर्डम शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एम्स्टर्डम नदी के मुहाने पर मछली पकड़ने के केंद्र के रूप में हुई थी। तो इतनी सारी बातें इन प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। औद्योगिक क्रांति के साथ खालिस्तान के साथ शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति भाप की शक्ति ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इससे जुड़े हुए कुछ और भी तथ्य ध्यान रखिए। औद्योगिक क्रांति भाप की शक्ति के साथ शुरू हुई थी। 1814 ईस्वी में जेम्स जॉर्ज स्टीफेंसन के रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण से हुआ था। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। इस समय कोयले को जलाकर बने भाप शक्ति का प्रयोग होने लगा। इस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया था। तो इतनी सारी बातें इन प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। टोकुगावा काल जिससे पहले आया था, इसका सही जवाब होगा मेजी बहाली ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में समझिए। मेजी बहाली से पहले जापान में टोकुगावा यानी का शासन था। इस काल में जापान बाहरी दुनिया से अपेक्षाकृत कटा रहा। जापान में टोकुगावा काल में जो 1603 से 1867 ईस्वी तक था के बीच 1868 ईस्वी में मेजी की बहाली हुई थी। इतनी सारी बातें इन प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। ओपियम युद्ध से पहले चीन खाली स्थान था। यह एक बंद अर्थव्यवस्था और इसकी धारणा दुनिया का केंद्र दोनों था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में समझिए। 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए 2 युद्धों में को अफीम युद्ध कहते हैं। इसी प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में तथा दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी तक चला था। अफीम युद्धों से पहले चीन एक बंद अर्थव्यवस्था थी तथा इसकी धारणा दुनिया का केंद्र थी। तो इस तरह से ध्यान रखिए। इस प्रश्न से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आप इनको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 48 क्यों है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 14 जुलाई 1789 को हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इस समय फ्रांस में लुई 16वां का शासन था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम जो भी है याद रखें। इतना फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी बातें यह फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। सत्ता में एक बार माओ के 2 महत्वपूर्ण आंदोलन थे। सत्ता में एक बार माओ के 2 महत्वपूर्ण आंदोलन थे। मई चौथा आंदोलन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड सांस्कृतिक क्रांति ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में समझिए। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1989 को चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई थी। 1858 ईस्वी में छलांग लगाकर आगे बढ़ने के आंदोलन के बाद माओ ने सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। राष्ट्रवादी चीन ने क्या देखा। राष्ट्रवादी चीन ने केवल चीन में केंद्रीय शासन का विखंडन और सरकारों का उदय देखा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र और उदारवाद की वृद्धि यह चीज़ देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। औद्योगिक क्रांति के साथ क्या हुआ था। औद्योगिक क्रांति एक परिवहन क्रांति थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। चीन जापान युद्ध को किस वर्ष समाप्त किया गया था। 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में चीन जापान युद्ध को 1895 ईस्वी में समाप्त किया गया था। यह युद्ध 25 जुलाई 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक चला था। चीन जापान युद्ध कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। इतनी सारी बात आप इनसे जुड़े हुए ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति खालिस्तान में हुई थी। यह जुलाई क्रांति फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इससे जुड़े हुए कुछ और बातें ध्यान रखिए। जुलाई 1830 ईस्वी में
जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस, जो क्रांति फ्रांस में हुई थी, जुलाई क्रांति बोलते हैं उसको, फ्रांस में हुई थी। इस क्रांति के दौरान 27 जुलाई को विद्रोहियों ने पेरिस की सड़कों में मोर्चाबंदी कर दी थी। जनता की मांग थी कि वह 1519 ईस्वी के घोषणा पत्र को पुनः लागू किया जाए। शासक की सेना तथा जनता के बीच 3 दिनों तक संघर्ष चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के शासक चार्ल्स 31 जुलाई को सिंहासन त्याग दिए थे और इंग्लैंड भागकर चले गए। चार्ल्स 10 के देश छोड़कर चले जाने के बाद फिलिप जनता का राजा बना था। नया राजा चुने जाने से निरंकुश शासन तंत्र समाप्त हो गया था और इस प्रकार 1830 ईस्वी की क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। जापान के निकटतम पड़ोसी कौन है? रूस, चीन, कोरिया और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा कि जापान के निकटतम पड़ोसी रूस हैं, चीन है, कोरिया और फिलीपींस है। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति थी डच, जिसको आज हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं। यह 17वीं शताब्दी में के बाद जो सबसे बड़ी शाही शक्ति बन के उभरी वह डच थी। डच की जो व्यापारिक शक्ति थी वह चरम पर थी। अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा की लड़ाई 1759 ईस्वी में हुई थी, जिसमें डच की हार हुई थी। इतनी सारी बातें इनसे जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। रूसी दासत्व को किसने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। रूसी दासत्व को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया। इसकी सबसे बड़ी विरासत 1861 ईस्वी में रूसी सर्फों को मुक्त करना था। इसने रूसी सेना में सुधार का आदेश भी दिया था। इतनी सारी बातें ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। 18वीं शताब्दी में खालिस्तान में रॉयल एक्सचेंज का समेकन देखा गया था। इसका सही जवाब होगा लंदन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। लंदन में रॉयल एक्सचेंज का समेकन देखा गया था। जेम्स मिल एक थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 स्कॉटिश इतिहासकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, एक मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्हें डेविड रिकार्डो के साथ मिलकर क्लासिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इतना आप इनसे जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र की वकालत किसने की थी? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र की वकालत की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। रीना वातावरण के प्रति एक छात्र की संवेदनशीलता जांचना चाहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होगी? इसका सही जवाब होगा अनुकरण विधि। यह साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आ गया इसमें आप पास। प्रश्न में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं क्योंकि पीजीटी के स्तर में हिंसा प्रश्न पूछने को मिलता है। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। ग्राफ के रूप में एक्सेल शीट में डाटा का प्रतिनिधित्व अनुक्रम पालन करता है। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन से पता चल रहा है इसमें करना क्या होगा। ऑप्शन 2 सही है। सेलेक्ट ड्रॉ करें या कॉलम्स करें, इंसर्ट करें। कॉलम्स कौन यानी यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इनसे प्रश्न मिला हुआ आता है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली आधारित है। मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली मानदंड संदर्भ पे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? सही जवाब है ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण, जिसे आपने देखा होगा एक्सकर्शन करवाते हैं। इसका मकसद है बच्चों में ज्ञानवर्धन करवाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। सही विकल्प को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। एनकोडोटल रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड छात्रों के विशिष्ट व्यवहार का रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। पीजीटी स्तर पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनका चयन किया गया है। अगला प्रश्न 66 की ओर है। समावेश का तात्पर्य है खाली स्थान समायोजित करना है, यानी सभी प्रकार के बच्चों का समायोजन उसमें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। ध्वनिक उपागम फोनेटिक अप्रोच के विकास में सहायक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पठन यानी पाठन क्षमता। आप सुन के भी समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। यदि एक शिशु अत्यधिक चिड़चिड़ाने लगता है या बहुत रोने लगता है तो उसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? इसका सही जवाब होगा 68 का सही जवाब हो गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक तनाव,
यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यह जो गर्भावस्था से ही विकासात्मक कार्यक्रम कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। बहुसांस्कृतिक स्कूल सेटअप से लाभ होता है। बहुत 69 का ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, जो कि पहला ही ऑप्शन सही है इसका। बहुसांस्कृतिक स्कूल सेटअप से लाभ होता है लचीला पाठ्यक्रम से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। NPG नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE होना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाव देता है कि रेडियो, टीवी और फिल्म का उपयोग करना एक वयस्कों की शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, NEP होता है, NPE नहीं, चाहे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE करें अपन। ऑप्शन नंबर 71 का सही जवाब प्रश्न है कार्टूनों का प्रयोग खाली स्थान के विकास में सहायता करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्माभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। विशेष शिक्षा के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करने में शिक्षकों की मदद करते हैं व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। सही संबंधित वेब पेजों के संग्रह को कहा जाता है वेबसाइट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। सीखने के लिए प्रयोग विधि का प्रयोग तब प्रभावी हो सकता है जब शिक्षक एक प्रदर्शक हो, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। वाद विवाद तथा विचार विमर्श के प्रगति को मापा जा सकता है रेटिंग स्केल और रूब्रिक के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। ब्लूम टेक्सोनोमी में दिए गए फॉर्मूले में मेंबर्स को प्रतिस्थापित करने के स्तर पर आता है, इसका सही जवाब होगा समझ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षार्थियों के लिए विज्ञान में एक हेबेरियम गतिविधि की उनकी मदद करती है अवलोकन और पहचान कौशल विकसित करने में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। संगीत आधारित सीखने में मदद करता है सीखने की अवधारणा में सीखने संगीत के माध्यम से बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। सही विकल्प का चयन करें। सशक्तिकरण का निहितार्थ है सशक्तिकरण सूचित रुचियों का सृजन करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। और अंतिम प्रश्न सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। ग्राफ तथा आरेख है प्रकार किसका, गैर मौखिक प्रतिनिधित्व का, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। तो इस सेट में कुछ साइकोलॉजी क्वेश्चन भी डाले गए हैं, क्योंकि PGT के पेपर में साइकोलॉजी का स्पेशल क्वेश्चन ही आता है, इसी प्रश्नों के बीच में डाल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।